हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स की, साथ ही साथ हम बात करने लगे थे पैसिव कंपोनेंट्स यानी कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स की, और कैसे इन सारे के सारे कंपोनेंट टेक्नोलॉजी पर ही यानी एक्टिव कंपोनेंट्स डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और पैसिव कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इन सब के सारे की सारी फैब्रिकेशन पर ही आगे चलकर इंटीग्रेशन हो पाई। तो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में रेजिस्टर्स की, रेजिस्टर्स का वैल्यू कैसे पता करते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स क्या होती है। अब दोस्तों, पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस का वैल्यू दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया लाइव आपको कि कैसे हम कलर कोड से पता करते हैं। तो चलिए आगे अपनी बात जारी रखते हैं हम रेजिस्टर्स की और रेजिस्टेंस की वैल्यूज की। अपने पिछले वीडियो में जैसा टेबल मैंने बनाया था दोस्तों, बिल्कुल वैसा आपके सामने है, क्योंकि इस टेबल की जरूरत हमें इस वीडियो में दोबारा पड़ने वाली है। कलर कोडिंग को समझना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर कोडिंग के ही जरिए आपको किसी भी रजिस्टर की वैल्यू देखते ही पता चल सकती है। रेफरेंस के लिए आपके पास ये टेबल है। ये टेबल आप चाहें तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, बुक्स में अवेलेबल है, आपके एकेडमिक मटेरियल में अवेलेबल है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अगेन दो एग्जाम्पल से मैं दोबारा कलर कोडिंग को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आइए देखते हैं। अब दोस्तों अगेन अपना ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर में, और इसके स्टार्टिंग के 3 कलर्स और लास्ट के टॉलरेंस बैंड पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा नजदीक ले आता हूं इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कलर है रेड, रेड, ब्लैक और टॉलरेंस रिंग है गोल्डन। रेड, रेड, ब्लैक एंड टॉलरेंस रिंग है गोल्डन। अगेन जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, टॉलरेंस रिंग की हमेशा उल्टी दिशा से हम पढ़ना शुरू करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं कलर कोड्स को। रेड, रेड, ब्लैक एंड देन टॉलरेंस रिंग इज गोल्डन। नाउ अगेन रेड, रेड एंड ब्लैक। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स पे ही आते हैं। तीसरा जो कलर आता है दोस्तों, वो जाता है मल्टीप्लायर पे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, यानी रेड को रिप्रेजेंट करने वाला डिजिट है 2। अगेन दूसरा कलर भी चूंकि रेड है, तो रेड को ही रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा डिजिट है 2। तीसरा जब कलर है दैट इज ब्लैक, ब्लैक में अब हम, क्योंकि ये तीसरा बैंड है, तो हम डिजिट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मल्टीप्लायर को। नाउ ब्लैक का मल्टीप्लायर है 1, यानी कोई 0 नहीं, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी 22 ओम। वाई? बिकॉज ब्लैक का मल्टीप्लायर है 10 raised to power 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड 22 into 1 is 22। 22 ओम इसकी वैल्यू बनी। अगेन एक और एग्जांपल, आप दोबारा अपना ध्यान यहां देखिए। मैं चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए दूसरा रेजिस्टर है, ये एक दूसरी ही वैल्यू का। इसमें अगेन थोड़ा नजदीक ला रहा हूं, कलर कोड्स पर फोकस कीजिए। ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन, और लास्ट की टॉलरेंस रिंग गोल्डन। नाउ अब यहां दोबारा देखते हैं दोस्तों। ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन। ब्राउन स्टार्टिंग के 2 जो हमारे पास कलर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट्स। थर्ड वन रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लायर, यानी ब्राउन 1, ब्लैक 0 और ग्रीन यानी मल्टीप्लायर 10 into 10 raised to power 5, यानी 1 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीरोस, इतने ओम। यानी कैसे मैं आपको कह चुका हूं कि 6 जीरोस का शॉर्ट फॉर्म इज 1m, द मेगा डिजिट m, यानी 1 मेगा ओम। ये थी इस रेजिस्टर की वैल्यू। अब टॉलरेंस रिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। जो चौथी रिंग होती है टॉलरेंस रिंग, जो जनरली गोल्ड, सिल्वर में हो सकती है
या नहीं भी प्रेजेंट होती, कोई कलर ही नहीं होता उसका। ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज टॉलरेंस का मतलब होता है कोई भी रेजिस्टर कितनी ज्यादा करंट को अलाउ कर सकता है विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो कितना करंट टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बाकी सारी टॉलरेंसेस कुछ कुछ आप देख रहे हैं जिनकी वैल्यू बेहद कम है, प्रैक्टिकल पर्पसेस में इनका कोई जनरल एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। इसलिए ये रिंग्स आपको जनरली गोल्ड सिल्वर में मिलती हैं। गोल्ड का टॉलरेंस है 5, सिल्वर का है 10। ये एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डिवाइस कितना टॉलरेट कर सकता है, कोई भी रेजिस्टर कितना टॉलरेट कर सकता है। यह होता है चौथा बैंड। तो दोस्तों, अपने इन एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी रेजिस्टर की कलर कोडिंग को देखकर उसकी वैल्यू को पहचानना आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जैसे हमने बात की थी पैसिव कंपोनेंट्स में, मैंने आपसे कहा था रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, लेकिन दो कॉन्सेप्ट्स इसमें और आते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं दोस्तों, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ। इन दो कॉन्सेप्ट्स में पहला कॉन्सेप्ट जो आता है उसे कहा जाता है दोस्तों रिएक्टेंस। अब तक हम यह देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस यानी वो प्रॉपर्टी किसी भी रेजिस्टर की जो उसमें से करंट के चलने को रोकती है। इसी की लाइन में, इसी के सिंक्रोनाइजेशन में दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस को समझने के लिए हमें 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। पहली थी रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी आती है दोस्तों कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हर किसी एक ऐसे डिवाइस की प्रॉपर्टी को कहा जाता है विच अलाउज इट टू स्टोर चार्ज, यानी किसी भी डिवाइस की वो क्षमता जिसकी मदद से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है अपने अंदर, उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। और तीसरा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। हर एक तरह के कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ तीसरा आता है हमारे पास में एल से, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों किसी भी कंडक्टर की जो उसे अलाउ करती है टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ करंट इनसाइड इट, यानी किसी कंडक्टर में से कितनी करंट चल रही है उसको अगर हम चेंज कर दें उस करंट को, तो वो कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी के जरिए, जिस प्रॉपर्टी के जरिए उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करना चाहेगा, उसे कहा जाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक इंडक्टर आमतौर पर अगर देखा जाए तो किसी सर्किट में जब हम एम्प्लॉय करते हैं, इट्स नथिंग बट अ कॉइल। एक कंडक्टर कॉइल को ही हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट को रोकना, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करना, वैसे ही इंडक्टेंस। इंडक्टेंस थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है किसी भी कंडक्टर को टू रेजिस्ट, रोकना द चेंज इन नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ये हम आपको जैसे आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना सुनिए कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट चल रही है तो ये हम जानते हैं कि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी अब अगर उस करंट को चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक जो फील्ड है दोस्तों, उसकी जो डेंसिटी है उसमें बदलाव आता है। ये जो बदलाव है ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो बदलाव, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट चल रही है, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे जैसे अगर वो करंट हम चेंज कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, जो उसका घनत्व है, वो कितना घना है, वो भी तो चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा दोस्तों तो क्या होगा, उसमें एक EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी। जब ऐसा होगा यानी जो उसमें ऑलरेडी करंट चल रही थी उसके बदलाव को उसने रोकना चाहा कंडक्टर ने, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंडक्टेंस। अब दोस्तों, ये थे 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में डिटेल में आपसे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। नाउ रिएक्टेंस क्या होता है?
दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिलती है, जो उसे रुकावट मिलती है, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, यानी C और L, कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस, इन दोनों की, किसी भी कैपेसिटर के होने की वजह से और किसी भी इंडक्टर के होने की कंबाइंड जो उसको रेजिस्टेंस मिलती है, रुकावट मिलती है एक अल्टरनेटिंग करंट को, उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जब भी होती है किसी सर्किट में दोस्तों, तो क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है दैट इज 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विद द पासिंग करंट। इस फेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए जानना कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। इनको नोट कीजिए अपनी जगह कि किसी भी सर्किट में कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस का जो नेट रेजिस्टेंस है, जो रुकावटों पैदा करता है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को, उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। और इस केस में वोल्टेज जो होती है दैट इज 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विद द करंट। अब ये तो बात थी रिएक्टेंस की, यानी कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस ने क्या रुकावट पैदा की। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कहा जाता है इंपेडेंस। इंपीड करना। इंपेडेंस का मतलब है, एक तो कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस ने क्या रुकावट पैदा की, वो बनी रिएक्टेंस, लेकिन रिएक्टेंस के साथ जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उसको जोड़ दिया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में क्या रुकावट पैदा हुई, उसे कहा जाता है इंपेडेंस। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड हैं दोस्तों। रिएक्टेंस यानी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से क्या रुकावट पैदा हुई अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में, और इंपेडेंस यानी रिएक्टेंस यानी C कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस यानी R प्लस C प्लस L, इन तीनों ही के कंपोनेंट्स के मदद से, वजह से जो रुकावट पैदा हुई अल्टरनेटिंग करंट को चलने में, उसे कहा जाता है इंपेडेंस। ये दो कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां इनका बताना आपको बहुत जरूरी था दोस्तों। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम यहां बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, जो ये है, अब हमने आपको रेजिस्टेंस की बात दिखाई, हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कैपेसिटेंस का क्या होता है, इंडक्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी R, कैपेसिटेंस यानी C, इंडक्टेंस यानी L, और कैसे RCL से रिएक्टेंस पैदा होती है Cl से, और इंपेडेंस पैदा होती है Cl प्लस R। लेकिन दोस्तों ये तो था कंपोनेंट, रेजिस्टर एज ए कंपोनेंट, लेकिन इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं। जहां तक हम जानते हैं दोस्तों, अब तक हम बात भी कर चुके, कनेक्शंस होते हैं दो तरह के, सीरीज और पैरेलल। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की रेजिस्टर्स की, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए दोस्तों, मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं। ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, जैसा कि आपको बता चुके हैं, सपोज कीजिए मैंने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है, यहां से वोल्टेज इनपुट आया, पहले रेजिस्टर का जो आउटपुट है वो दूसरे रेजिस्टर का इनपुट बना, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट बना। सीरीज में हमने इनको लगा दिया लड़ी की तौर पे। इस केस में दोस्तों क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3, जो इस सीरीज कनेक्शन में, एक ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आगे नोट कीजिएगा सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है किसी भी ऐसे सर्किट की जहां हमने 3 रेजिस्टर्स को, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है,
वो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सपोज कीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट में क्या होगी? 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 9 ओम। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। सीधा ऐड कर देते हैं एक सीरीज कनेक्शन में। इसी तरह से जो वोल्टेज होती है, टोटल वोल्टेज, वो भी सम होता है किन चीज का? कि इस रेजिस्टर के आसपास वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, V1 अगर हम कहें, इस रेजिस्टर के पास मान लीजिए V2 हुआ, V3 हुआ तीसरे रेजिस्टर पर, यानी जो वोल्टेज यहां आई वो हर एक रेजिस्टर पर कुछ तो ड्रॉप हुआ, कुछ तो कंज्यूम हुआ वोल्टेज। जितना कंज्यूम हुआ, जितना ड्रॉप हुआ वोल्टेज का दोस्तों, जितनी वोल्टेज कम हुई उसे हमने किया रिप्रेजेंट R1 से V1, R2 से V2, R3 से V3। सपोज कीजिए ये है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, वो भी होगा जो टोटल वोल्टेज होगी दोस्तों, वो भी अगेन V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 और 3 6 वोल्ट। सीधा ऐड। एक सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस ऐसे ऐड होती हैं, लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। करंट के केस में क्या होता है कि करंट एक सीरीज कनेक्शन में सेम रहती है, यानी जो करंट यहां इनपुट हुई थी एग्जैक्टली वही करंट यहां आउटपुट हुई, यानी यहां इनपुट हुई, और एग्जैक्टली वही करंट यहां इनपुट हुई और यहां आउटपुट हुई। यानी टोटल करंट, करंट का सिंबल है I। अगर हम तीनों रेजिस्टेंस के करंट्स को देख लें, इंडिविजुअल करंट्स को, तो I1, I2, I3 से अगर हम डिनोट करें तो दैट इज I इज इक्वल टू I1 एंड I1 इज इक्वल टू I2 एंड इट इज इक्वल टू I3। करंट सेम रही दोस्तों। करंट के केस में एडिशन नहीं होता एक सीरीज कनेक्शन में। और अब अगर यहीं पर हम, या अपने ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस, एक सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है, टोटल क्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस बनती है, वोल्टेज भी ऐड हो जाती है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की टोटल बन जाती है क्यूमुलेटिव वोल्टेज, लेकिन करंट ऐड नहीं होती, करंट सेम रहती है। यानी एक जो टोटल करंट है दैट विल बी इक्वल, बराबर इक्वल, एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के ऊपर कितनी करंट गई वो बराबर होगी I2 के, दूसरे इंडिविजुअल रेजिस्टर पर कितनी करंट गई वो बराबर होगी तीसरे के, एंड सो ऑन। ये थी बात सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स की। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। अब सपोज कीजिए हम 3 रेजिस्टर्स को दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया। सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं 12 वोल्ट की सप्लाई से। इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहां भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3। इसी तरह से करंट्स भी जा रही हैं, I1, I2, I3। टोटल करंट, यानी पहली जो टोटल करंट आ गई यहां से, टोटल करंट अलग अलग हो गई। I1 R1 के लिए, I2, यानी इन तीनों ब्रांचेस में 3 अलग अलग करंट्स गई। वोल्टेज भी इसमें ऑब्वियसली 12 वोल्ट वोल्टेज मैंने यहां पर बना रखा है एक सोर्स आपको दिखाने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कभी भी R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं रहता, यानी वो सीधा ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने नोड्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो पैरेलल कनेक्शन में ये तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आपस में सीधे तौर पे नहीं जुड़ी हुई है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट नहीं है। उस केस में क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन से कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है डिवाइडेड बाय 1, यानी टोटल रेजिस्टेंस होगी R की, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक पैरेलल कनेक्शन, यहां हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। नाउ
अब इस केस में ये तो था रेजिस्टेंस की बात। अगर मान लीजिए इसके लिए एक जनरल रूल भी है कि सपोज कीजिए अगर दो ही रेजिस्टेंस, इसको हम टू रेजिस्टेंस रूल कहते हैं, कि अगर दो ही रेजिस्टेंसेस हैं दे विल बी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आप याद रख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस अगर सिर्फ दो ही, यहां पर इसमें एप्लीकेबल नहीं है, यहां तीन रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन दो रेजिस्टेंसेस जहां भी कहीं हो सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस को देखने का शॉर्ट फॉर्मूला है। R क्या होता है? पहली रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। इसे टू रेजिस्टेंस रूल कहते हैं, टू रेजिस्टेंस फॉर्मूला। इसे ध्यान में रखिएगा आप, इसे मैं लिख के ही छोड़ देता हूं। नाउ वोल्टेज कितनी होगी दोस्तों? इस केस में बिल्कुल उसका रिवर्स होता है, जैसा कि सीरीज कनेक्शन में था। वहां हमने देखा था कि टोटल वोल्टेज बन रही थी बराबर रेजिस्टेंस की तरह, कि टोटल वोल्टेज थी V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ऐसा इस केस में नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर हो रहा है। वोल्टेज एक्चुअली नोड्स पर, यह आप ध्यान से देखिएगा, इन नोड्स पर वोल्टेज इन तीनों हिस्सों में इक्वली जा रही है। वोल्टेज बट रही है लेकिन इक्वली, यानी इस केस में V1 जो होता है या टोटल वोल्टेज जो होती है, दैट इज, इस केस में अगर देखा जाए तो टोटल वोल्टेज दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, सेम रहती है, यानी V1 जो वोल्टेज ड्रॉप पहले रेजिस्टर के आसपास हुआ, दैट विल बी इक्वल टू V2, दैट विल बी इक्वल टू V3। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इक्वल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। जबकि करंट के केस में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा, यानी जो सीरीज में वोल्टेज के साथ हो रहा था, पैरेलल में वो करंट के साथ होता है, यानी टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां पर हमारा ये, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा ब्रॉड फर्क पैदा होता है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो सम अप, इस बात को खत्म करते हुए फाइनल पॉइंट्स आपको बता दूं कि सीरीज के केस में एंड पैरेलल में, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेजिस्टर्स की बात करें, जितनी होगी उतनी बढ़ती रहेगी। पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दो ही हैं तो मैं आपको रूल बता चुका हूं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन यहां क्योंकि चलो तीन की बात अगर हम करते हैं, प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन, जितनी भी होंगी। और सिमिलरली वोल्टेज जो होती है सीरीज के केस में, दैट इज समथिंग लाइक V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, सीधा ऐड हो जाती है। और वोल्टेज इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शंस रिमेन्स द सेम, यानी V टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप हो दैट विल बी इक्वल टू V1, दैट विल बी इक्वल टू V2, दैट विल बी इक्वल टू V3। और करंट के केस में दोस्तों, ये चीज जो पैरेलल में हो रही है वोल्टेज में, सीरीज में वो करंट में होती है, यानी टोटल करंट सेम रहेगी I1, I2, I3। जबकि जो चीज वोल्टेज में हो रही थी सीरीज में, वो पैरेलल में करंट में होगी, यानी I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये था ब्रॉड फर्क सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपके दिल में आए तो प्लीज कमेंट्स में पूछेगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।